हेलो एवरीवन, सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने संसद के सत्र के बारे में पढ़ा था। संसद के सत्र हमने देख लिए थे, संसद के विशेषाधिकार को हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ सदन का जो समापन होता है 3 प्रकार से, स्थगन हो गया, सत्रावसान हो गया, ठीक है, विघटन हो गया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, कि साधारण विधेयक जो होता है उसके संबंध में क्या प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ विधेयक के कितने प्रकार होते हैं। तो विधेयक के कितने प्रकार होते हैं वो सारे विधेयक हमने कल पढ़ लिए थे। तो आज वहीं से हम चालू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक को। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपको विधेयक के प्रकार बता दिए थे कि विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो आज हमें उससे संबंधित प्रक्रिया पढ़नी है कि साधारण विधेयक जो होता है, साधारण विधेयक के संबंध में क्या प्रक्रिया होती है संसद में, तो वो सब चीज़ों को हमें देखना है, ठीक है। तो हम चालू कर रहे हैं साधारण विधेयक को। तो देखो, अनुच्छेद 107 के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो साधारण विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, जब भी क्वेश्चन आए तो साधारण विधेयक का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 107 में है। आ रही है समझ में। और साधारण विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं आप, ठीक है ना। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में आप साधारण विधेयक को ला सकते हो। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। फिर देखो, साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक का प्रत्येक सदन में 3 वाचन होता है, ठीक है ना। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ठीक है। ऊपर कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक जब जाता है संसद में या किसी भी सदन में पेश होता है, कोई भी साधारण विधेयक, तो उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तब प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन जो था उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि प्रथम वाचन में होता क्या है। प्रथम वाचन में विधेयक पेश किया जाता है, उस पर सामान्य चर्चा होती है। द्वितीय वाचन में ज़्यादा चर्चा होती है उस पर, फिर उसमें समितियाँ जो होती है संसद में उनको सौंपा जाता है। तृतीय वाचन जो होता है उसमें क्या होती है, वोटिंग की जाती है एक विधेयक को पारित करने के लिए। आ रही है वैसे में। तो वही चीज़ें हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो साधारण विधेयक के संबंध में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साधारण विधेयक जो होता है वो, उसका प्रत्येक सदन में 3 बार वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। अब हम देखते हैं प्रथम वाचन, ठीक है। ये प्रथम चरण लिखा ना, इसका मतलब चरण, चरण की जगह आप वाचन भी लिख सकते हैं, समझ रहे आप। वाचन भी आप लिख सकते हो, प्रथम वाचन ही हम देख रहे हैं, ठीक है। साधारण विधेयक हम पढ़ रहे हैं। साधारण विधेयक के क्या होते हैं, हर सदन में 3 वाचन होते हैं, ठीक है। देखो, प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम चरण में क्या होता है। इस चरण में विधेयक का शीर्षक एवं उसका उद्देश्य बताया जाता है, ठीक ना। इस संबंध में इस जो प्रथम चरण होता है उसमें क्या होता है, विधेयक के बारे में बताया जाता है कि विधेयक है क्या, कौन सा विधेयक हम पेश कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है लाने का, ये सब चीज़ें। इस चरण में विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती, ठीक है ना। साधारण जो चरण होता है, मतलब प्रथम चरण जो होता है उसमें किसी प्रकार की विधेयक पर चर्चा नहीं होती है, ठीक है। विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है, ठीक है। तो केवल साधारण विधेयक के संबंध में होते हैं 3 वाचन उसके, ठीक है ना। ऊपर लिखा ना कि साधारण विधेयक का प्रत्येक सदन में 3 बार वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। अब हम प्रथम वाचन को पढ़ रहे थे, ठीक ना। प्रथम वाचन में हमने पढ़ा कि प्रथम वाचन में क्या होता है कि विधेयक को पेश किया जाता है, उसका शीर्षक बताया जाता है, उसके उद्देश्य बताए जाते हैं। जो मंत्री या जो भी संसद सदस्य विधेयक को पेश कर रहा है वो उस विधेयक के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसको गजट में, जो राजपत्र होता है, ठीक है, राजपत्र को बोलते हैं गजट, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, पेश किया जाता है। यहीं पर प्रथम वाचन खत्म हो जाता है। फिर आता है द्वितीय वाचन, फिर उसका द्वितीय वाचन होता है, मतलब द्वितीय चरण, ठीक है। तो देखो द्वितीय वाचन में क्या होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। द्वितीय वाचन जो होता है उसमें क्या होता है, फिर विधेयक सबके पास पेश किया जाता है, ठीक है, उस पर विस्तृत चर्चा होती है, ठीक है। और यदि उसमें कोई संशोधन करना है, कोई सुझाव लेना है, तो वो सारे काम इसमें होते हैं द्वितीय चरण में, ठीक है। लिखा ना विस्तृत समीक्षा। द्वितीय वाचन में विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे, द्वितीय चरण में विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों के बीच वितरित की जाती हैं।
सामान्यतः विधेयक के सिद्धांत एवं उपबंधों पर चर्चा होती है, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता, ठीक है ना। जो विधेयक होता है, जो लाई है सरकार, उसकी एक एक कॉपी, मतलब एक एक प्रति, एक एक उसका जेरोक्स सारे संसद सदस्यों को प्रदान कर दिया जाता है। फिर उसके बारे में क्या होती है, चर्चा होती है, उसके उपबंधों के बारे में, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या सिद्धांत है, ये सब चीज़ों पर क्या होती है, चर्चा होती है, ठीक है। फिर देखो, इस चरण में संसद निम्न चार में से कोई कदम उठा सकती है। द्वितीय वाचन में जब कोई विधेयक पेश हो जाता है, उस पर चर्चा होने लगती है, उसकी कॉपी बांट दी जाती है सबको, तो उस समय संसद जो होती है उस विधेयक के ऊपर चार कदम उठा सकती है। आ रही वैसे में, तो देखो वो चार कदम कौन कौन से हैं। वो चार कदम जो हैं वो हैं, इस पर तुरंत चर्चा कर सकती है या इसके लिए कोई अन्य तिथि नियत कर सकती है, ठीक है। द्वितीय चरण में जब पेश हो गया विधेयक, ठीक है, तो उस पर क्या होते हैं, संसद निम्नलिखित कदम उठा सकती है उस विधेयक के ऊपर, कि उस पर तुरंत चर्चा कर सकती है, वहीं के वहीं चर्चा होने लगे, ठीक है ना, वहीं से चर्चा शुरू हो जाए, या फिर चर्चा के लिए कोई अन्य तिथि नियत कर दे, ठीक है। फिर देखो, इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाता है, ठीक है ना। सदन में कुछ समितियाँ होती हैं, उसमें से एक प्रवर समिति भी होती है। समितियाँ मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा आगे। तो समितियों के पास भेजा जाता है। समितियाँ क्या करती हैं, विस्तृत चर्चा करती हैं। क्या होता, जब सदन में बहसबाजी होती है, तो बहसबाजी में जो कुछ एक प्रमुख हाईलाइटेड उपबंध जो होते हैं उन पर चर्चा हो सकती है केवल, समझ रहे आप। ना पूरा विधेयक कोई पढ़ पाता है ढंग से, ना कोई कुछ वहाँ पे हो पाता है, ठीक है ना। तो फिर वो होता है कि वो समितियों को भेज दिया जाता है, समितियाँ उस पर क्या करती हैं, विस्तृत चर्चा करती हैं, विस्तृत उसमें देखती हैं। समितियों में जो होते हैं, ये संसद की जो समितियाँ होती हैं, उसमें लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं, ठीक ना, विपक्ष के सदस्य भी शामिल होते हैं, तो कई सारी समितियाँ होती है, वो समितियाँ मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो प्रवर समितियों को क्या किया जाता है, प्रवर समितियों को सौंप सकती है, या फिर उस पर क्या कर सकती है, तुरंत चर्चा कर सकती है, ठीक है। फिर इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी सौंपा जाता है। एक प्रवर समिति जो होती है, इसकी एक संयुक्त प्रवर समिति बनती है। संयुक्त प्रवर समिति मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों में से दोनों के सदस्य उसमें शामिल होते हैं, उसको भी सौंप सकती है। समितियों को सौंपने का मतलब है कि समितियाँ उस पर विस्तृत चर्चा करेंगी, विस्तृत उसकी देखरेख करेंगी, उसके सारे उपबंधों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए वैसे में फिर देखो आगे, इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है, ठीक है ना। जनता के विचार जानने के लिए भी इसको क्या किया जा सकता है, सार्वजनिक किया जा सकता है, ठीक है। तो द्वितीय चरण हम पढ़ रहे थे, द्वितीय चरण में क्या था, मेनली द्वितीय चरण जब विधेयक का आता है, विधेयक तो भूल तो नहीं गए विधेयक क्या होता। विधेयक का मतलब होता है, कल मैंने पढ़ाया था कि विधेयक का मतलब होता है कच्चा मसौदा। कोई भी कानून जो सरकार ला रही है उसका कच्चा ड्राफ्ट, उसका ड्राफ्ट जो होता है, मतलब उसकी रूपरेखा जो होती है, जो चर्चा के लिए जा रही है संसद में, उसको बोलते हैं विधेयक। आ रही है समय, तो उस पर विस्तृत चर्चा हो जाती है, ठीक है। यदि साधारण विधेयक है तो उसके तीन वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। उसके बाद में उस पर तृतीय वाचन में वोटिंग होती है, फिर राष्ट्रपति पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो वो अधिनियम बन जाता है। आर्य वाचन में तो विधेयक वो चीज़ है, ठीक है। तो द्वितीय वाचन में हमने देखा कि द्वितीय वाचन में जब विधेयक आ जाता है तो उसकी कॉपियाँ सभी संसद सदस्यों को बांट दी जाती हैं, उस पर चर्चा होने लगती है, चर्चा चालू होती है। और द्वितीय वाचन में विधेयक के ऊपर संसद चार कदम उठा सकती है, उन कदमों को हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। ये उससे कदम हम पढ़ रहे थे, क्या क्या कर सकती है संसद। आगे वैसे में फिर हम देखते हैं आगे, ठीक है। देखो सब लिखा है मैंने, सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। समिति अवस्था में सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया था, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको बताया थे ना ये चार कदम, कि द्वितीय वाचन में जब विधेयक आया तो उस पर चार कदम उठा सकती है संसद, तो उसी में से एक कदम है ये समिति वाला, समितियों को सौंपने वाला। तो देखो, समिति अवस्था में सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती। समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक को वापस सदन को भेज देती है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको, प्रवर समिति को भेज दिया जाता है, प्रवर समिति इस पर चर्चा करती है, बाद में अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है उस विधेयक के संबंध में, ठीक है। जब प्रवर समिति, ठीक ना, प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है ना। द्वितीय वाचन ही में क्या होता है कि संशोधन करने के लिए सदस्य बोलते हैं, ठीक है ना, उस पर सरकार उनसे चर्चा करती है। यदि सरकार को लगता है कि जो सुझाव दिए गए हैं संसद सदस्यों द्वारा उसको मानना है, तो क्या होता है, वो विधेयक में जुड़ जाते हैं। आर्य असम में फिर आता है विधेयक का तृतीय चरण। तो देखो विधेयक के तृतीय चरण में क्या होता है,
इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया था, ठीक है ना। जितने भी संशोधन हैं वो द्वितीय वाचन में होंगे। जो तृतीय वाचन है उसमें केवल क्या होगा, विधेयक को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इसके संबंध में क्या होती है, चर्चा होती है, ठीक है। फिर देखो आगे, यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है ना। तो तृतीय चरण में क्या होता है, तृतीय चरण में स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है उसको। तो स्वीकार कैसे माना जाएगा, वो स्वीकार करने के लिए उस पर क्या होगा, वोटिंग होगी। और यदि बहुमत क्या है उसके पक्ष में विधेयक के, मतलब कि ज़्यादा लोग, ठीक है ना, उसके पक्ष में है विधेयक के, तो वो पास हो जाता है। जब वो पास हो जाता है तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, चाहे वो राज्यसभा का सभापति भी हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी हो सकता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी हो सकता है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया है कि वो सदन के किसी भी, मतलब वो संसद के किसी भी सदन में लाया सकता है, ठीक है ना। तो वो जैसे राज्यसभा में लाएगा तो राज्यसभा से पास हो गया, तो जो पीठासीन अधिकारी हैं यानी वहाँ पे सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जो, वो लोकसभा में भेज देंगे। यदि लोकसभा में लाया गया था, लोकसभा से पास हो जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो उसको राज्यसभा में भेज देंगे, ठीक है। आगे बात समझ। फिर देखो, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है, ठीक है ना। जब दोनों सदनों में पारित हो जाता है, ठीक है ना, ये विधेयक, तब इसको क्या माना जाता है, अधिनियम बनता है ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में, ठीक है। फिर देखो, दूसरे सदन में जब विधेयक भेजा जाता है, ठीक है ना, अभी हमने देख लिया कि 3 वाचन होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है ना। ये एक सदन में होगा लोकसभा, जब दूसरे सदन में पहुंचेगा तो दूसरे सदन में क्या होगा, मतलब लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पहुंचेगा साधारण विधेयक, तो राज्यसभा में क्या होने वाला है, अब हम देखो उसमें देखते हैं। तो देखो, एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न 4 विकल्प होते हैं, ठीक है ना। साधारण विधेयक की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि लोकसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाता है, यदि राज्यसभा में लाया गया है तो फिर राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा में भेजा जाएगा, ठीक है। तो जब भी दूसरे सदन में जाएगा, एक सदन से दूसरे सदन में साधारण विधेयक जाएगा, तो दूसरे सदन में भी उसके 3 वाचन होंगे। पहले सदन में भी जहाँ पे वो लाया गया था उसमें 3 वाचन हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। जब वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो वहाँ पे भी 3 वाचन होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है ना। उसके पास जो दूसरा सदन है, उसके बाद जो दूसरा सदन है उसके पास में 4 विकल्प होते हैं। अब उन विकल्पों को बता रहे हैं हम, ठीक है। देखो, वह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकते हैं, अर्थात बिना संशोधन के। आ रही है में पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पढ़ क्या रहे हैं, उस समय में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम ये पढ़ रहे हैं कि एक सदन से पास होने के बाद साधारण विधेयक जब दूसरे सदन में गया तो दूसरे सदन के पास उसके ऊपर कितने विकल्प हैं, मतलब उसके पास कितने विकल्प हैं कि वो विधेयक के साथ क्या क्या कर सकता है। तो उन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला उसमें से है कि वह यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है, मतलब जैसा उन्होंने भेजा था लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, राज्यसभा उसी रूप में उसको वापस भेज दे, अर्थात बिना संशोधन के पास कर दे उसको, ठीक है ना। यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः भेज सकती है, समझ रहे आप बात को। और दूसरा क्या है विकल्प उसके पास में कि उसमें 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 उस विधेयक में वो संशोधन कर दे और फिर से भेज दे, ठीक है ना, लोकसभा को, ठीक है। और जो फिर तीसरा विकल्प क्या है कि वह अस्वीकार भी कर सकती है, मतलब वो पारित करने ही नहीं चाहती जो लोकसभा ने उसको भेजा है, ठीक है। यह विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करके उसे लंबित कर सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरा सदन है उस पर वो उस विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे, उसको डला रहने दे, उसको लंबित रखे अपने आप में, ठीक है। फिर देखो आगे, यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है तथा यह प्रथम सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। मतलब कि दूसरा सदन जो है वो कुछ संशोधन उस पर पेश करता है विधेयक पर और वो भेज देता है जिस सदन ने उसको भेजा था, ठीक है। जैसे लोकसभा ने भेजा था मान लो विधेयक राज्यसभा को, राज्यसभा ने कुछ संशोधन कर दिए और लोकसभा को भेज दिए और लोकसभा ने वो संशोधन मान लिए, तो फिर वो पारित समझा जाता है, समझ रहा है वो विधेयक, और फिर वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। और यदि राज्यसभा के पास जब भेजा है विधेयक को और राज्यसभा बिना संशोधन के पारित कर दे उसको, तो भी वो पारित मान लिया जाता है, ठीक है ना, वापस लोकसभा को भेज देती है वो, ठीक है, पारित करके। तो ऐसा होता है। फिर देखो, यदि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधन को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है तो या द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देता है
या द्वितीय सदन 6 मास तक कोई कार्रवाई नहीं करता तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब पहली पहली जो शर्त थी, पहली जो बात थी वो तो मैंने आपको बता दी कि वो उसको अस्वीकृत कर देते हैं, मतलब उसको स्वीकृत कर दें कुछ संशोधन के साथ में, लोकसभा उसको मान ले। ठीक है ना, या फिर वो ऐसे ही नॉर्मली उसको स्वीकृत कर दें और लोकसभा उसको मान ले। ठीक है ना, तो वो पारित समझ जाता है। अब दूसरी कंडीशन जो हो रही कि जब विधेयक उनके पास पहुंचता है राज्यसभा के पास में, तो यदि वो उसको अस्वीकृत कर दें, समझ रहे, उसको उसको मतलब उसमें उसको पूरी तरीके से खारिज ही कर दें, उसको पास ही नहीं करें, आ रही है वैसे में, या फिर उसको 6 महीने से अधिक समय बीत जाए और वो उस पर कोई कार्रवाई ना करें। पर एक कंडीशन ये है कि राज्यसभा उसको पारित कर दे संशोधन के साथ, लेकिन लोकसभा उस संशोधन को ना माने। ठीक है, तो इन तीन कंडीशन में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, फिर से समझ लो, देखो क्या बता रहा हूँ मैं। यदि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है, ठीक है ना, मतलब राज्यसभा ने जो संशोधन किए थे उसमें वो लोकसभा ने अस्वीकार कर दिए। ठीक है ना, या द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देता है। ठीक है ना, या फिर जो राज्यसभा है वो पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दे उस विधेयक को, या फिर द्वितीय सदन 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है। ठीक है ना, या फिर द्वितीय सदन जो है उस विधेयक पर 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो क्या होता है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब उनके बीच में आपसी सहमति नहीं होती दोनों सदनों के बीच में। ठीक है ना, फिर देखो इस तरह के गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। जब उनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है विधेयक के लिए तो उसको बोलते हैं, उसके लिए क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है, संयुक्त बैठक जो होती है या संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है जब दो सदनों लोकसभा या राज्यसभा के बीच में क्या होता है, गतिरोध होता है किसी विधेयक को लेकर। ठीक है, फिर देखो, यदि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ठीक है ना, अब जब संयुक्त बैठक बुलाई, जब दोनों सदनों के बीच में क्या है, गतिरोध है विधेयक को लेकर, तो फिर क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है ना, और संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो उस संयुक्त बैठक में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, यदि उनका बहुमत इस संयुक्त बैठक में उस विधेयक को पारित कर देता है तो विधेयक को पारित समझा जाता है। आ रही है में, तो ये चीज़ थी। अब जब वो पारित हो गया दोनों सदनों से तो फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उस विधेयक को भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति उस पर साइन कर दें और वो क्या हो जाए, अधिनियम बन जाए। ठीक है ना, तो फिर देखो राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो राष्ट्रपति की जब मैं शक्तियाँ आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ होती हैं। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति इन वीटो शक्तियों का उपयोग तभी करता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जब वीटो शक्तियाँ पढ़ाई थी मैंने तो ये वही कंडीशन आ गई, फिर से यहाँ पे पढ़ लो। ठीक है ना, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ थी वो वही कंडीशन थी कि जब विधेयक उनके पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। आ रही है उसमें। ठीक है, तो देखो, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। ठीक है ना, अब उन विकल्पों को हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पहुंच गया स्वीकृति के लिए, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प हैं, तो देखो, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। ठीक है ना, साधारण विधेयक के संबंध में देख रहे हम, वह विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है, डायरेक्ट साइन कर दे उस पर। ठीक है, तो बात खत्म हो गई, विधेयक जो है वो अधिनियम बन गया। वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, या फिर वो उसी समय ना दे स्वीकृति, उसको रोक ले अपने पास में। ठीक है, फिर अगला विकल्प क्या है कि वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है, मतलब वो फिर से वापस लौटा दे सदन को, संसद को फिर से लौटा दे वापस, या सरकार के पास फिर से भेज दे विधेयक को कि उस पर पुनर्विचार करो। ठीक है ना, यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। ठीक है ना, यदि राष्ट्रपति क्या है, विधेयक को स्वीकृति देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है ना, अभी हमने 3 विकल्प देख लिए, 3 विकल्प कौन कौन से हैं, स्वीकृति दे दे, ठीक है, या फिर उसको अस्वीकृत कर दे, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। समझ रहे आप बात को, मतलब स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है। ठीक है ना, और वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा देता है। ठीक है, अब इसके बाद की कंडीशन देखो, यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है, किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन
के साथ या फिर बिना संशोधन किए राष्ट्रपति को दोबारा भेज देता है वापस, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, इस पर सहमति देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुँचा, 3 विकल्प उसके पास है, स्वीकृति दे दे, अस्वीकृति दे दे, रोक ले या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, पुनर्विचार के लिए यदि लौटाया है तो सरकार उस पर विचार करेगी और सरकार उस पर संशोधन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। मतलब जो कहते हो फिर से दोबारा भेज दे राष्ट्रपति को, जब फिर से भेज देगी दोबारा तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति उस पर देनी पड़ेगी। आगे ऐसे में तो ये थी साधारण विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, तो ये साधारण विधेयक की प्रक्रिया थी कि साधारण विधेयक में होता क्या है। सबसे पहले साधारण विधेयक के संबंध में देख लो, शॉर्ट में बता देता हूँ कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में ला सकता है, चाहे उसको लोकसभा में ला दो चाहे राज्यसभा में ला दो। ठीक है ना, फिर जिस सदन में लाया गया उस सदन में उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसके बाद में वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में भी उसमें क्या होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। यदि दोनों सदनों के बीच में मतभेद है उसको लेकर, ठीक है ना, विधेयक को लेकर, तो उनकी संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत। संयुक्त बैठक में जब बहुमत से पारित हो जाता है तो उसको पारित मान लिया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। तो ये साधारण विधेयक के संबंध में क्या हो गई, प्रक्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक मैं बता चुका हूँ आपको कि आर्टिकल 108 के तहत होती है संयुक्त बैठक। ठीक है, अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई, ठीक है ना, उसको हम देख लेते हैं एक बार। संयुक्त बैठक को मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे अभी यही बता देता हूँ कि आर्टिकल 108 के तहत जब दोनों सदनों के बीच क्या होता है, मतभेद होता है। ठीक है ना, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, मतलब संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं संसद का, जिसमें लोकसभा के सदस्य भी बैठेंगे और राज्यसभा के सदस्य भी बैठेंगे, और जिसकी अध्यक्षता जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर संयुक्त बैठक में यदि वो बहुमत से पारित हो जाता है कोई विधेयक तो वो पारित मान लिया जाता है। संयुक्त बैठक जो होती है वो 2 प्रकार के विधेयक पर नहीं होती है कभी भी। एक होता है धन विधेयक, धन विधेयक को हम आगे पढ़ेंगे, धन विधेयक पर कभी संयुक्त बैठक नहीं होती है। दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर भी कभी संयुक्त बैठक नहीं होती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक 2 ऐसे विधेयक हैं जिनको अलग अलग पारित कराना पड़ता है, मतलब लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। यदि इन दोनों विधेयक के ऊपर कोई गतिरोध है, ठीक है ना, तो धन विधेयक के संबंध में तो संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में क्या है, राज्यसभा के पास में ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, धन विधेयक में भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, और संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराना पड़ता है। ठीक है, तो वो हो गया संयुक्त बैठक की बात हो गई है। अब संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार मतलब बुलाई जा चुकी हैं, ठीक है ना, हमारे देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो देखो, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कुल 3 बार विवादास्पद विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। मतलब अभी तक केवल 3 बार जिन पर विवाद था, जिन विधेयकों पर, उस संबंध में केवल अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो देखो, सर्वप्रथम 6 मई 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में दहेज निरोध विधेयक 1960 पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। जब यह विधेयक आया था, दहेज निरोध 1960 वाला ये विधेयक जब आया था, तो क्या हुआ था कि दोनों सदन इस पर सहमत नहीं थे। फिर क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने क्या बोला, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई थी। सबसे पहले 6 मई 1961 को संयुक्त बैठक हुई थी। फिर देखो, दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है ना, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय 1978 में क्या हुआ था, दूसरी बार बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। किस अधिनियम पर चर्चा करने के लिए, बैंकिंग सेवा आयोग, ठीक है ना, इस पर चर्चा करने के लिए। फिर तीसरी बार जो संयुक्त बैठक जो है, तीसरी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 26 मार्च 2002 को। ठीक है ना, आतंकवाद निरोधी विधेयक था पोटो कानून लाने के पहले उसका विधेयक आया था, बाद में पोटो कानून बन गया था, बाद में पोटो कानून को निरस्त कर दिया था। निवारक निरोध के तहत यह कानून था पोटा। ठीक है ना, इसको पोटा भी बोलते थे, पोटो भी बोलते थे। ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कठिन कानून था। ठीक है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़ा कानून था ये, और ये आया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय।
तो इसके लिए तीसरी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो मतलब अभी तक हमारे देश में, हमारे देश के संसदीय इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 108 के तहत है। आगे से में अब देख लो धन विधेयक के संबंध में, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम धन विधेयक को। मैंने विधेयक के 4 प्रकार बताए थे। एक होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया थी वो सारी हमने प्रक्रिया देख ली। उसके बाद में धन विधेयक होता है, एक होता है वित्त विधेयक होता है, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो इन सब विधेयकों के बारे में, इन सब विधेयकों से संबंधित जो प्रावधान है उनको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो साधारण विधेयक से संबंधित प्रावधान हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं धन विधेयक से संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धन विधेयक को। तो देखो, संविधान का जो अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है आर्टिकल 1, ठीक है ना, आर्टिकल 110 आता है, एक आता है आर्टिकल 109। देखो, जो 110 है उसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि धन विधेयक किस विधेयक को धन विधेयक बोलते हैं, ठीक है ना। जो आर्टिकल 109 जो है, आर्टिकल 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान बताए गए हैं कि धन विधेयक पारित कैसे होता है, धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो कि धन विधेयक से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, तो उसमें या तो आर्टिकल 110 दिया होगा या फिर आर्टिकल 109 दिया होगा। यदि उसने क्वेश्चन पूछा कि धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 110 में है। यदि वह पूछता है कि धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में, तो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान जो है वो आर्टिकल 109 में है। आर्य भाषा में आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 109 में है। तो हम धन विधेयक को देख रहे हैं। देखो, संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, जिसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान हो, ठीक है। तो धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें निम्न प्रावधान है। अब उन प्रावधानों को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान है। तो देखो, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, ठीक है ना, वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा जिसमें कोई कर लाया गया है, ठीक है ना। कोई कर लाया गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है या उसमें कोई कमी हो रही है, ठीक है ना, या फिर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या फिर कोई नया कर लाया जा रहा है, ठीक है ना। जिस भी विधेयक में ये प्रावधान होंगे उसको क्या बोलेंगे? धन विधेयक बोलेंगे। फिर से समझ लो, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के संबंध में बताया गया है कि कौन सा विधेयक जो है जिसको धन विधेयक बोला जाएगा, ठीक है ना। तो धन विधेयक उसे बोला जाएगा जिसमें किसी कर का क्या हो? अधिरोपण हो, उत्साधन हो, परिहार हो, परिवर्तन हो, विनियमन हो। मतलब जिसमें किसी टैक्स से संबंधित कोई मद है, मतलब किसी, जैसे मान लो टैक्स किसी चीज़ पे 100 रुपये है, उस पर बढ़ा दिया जाता है, 200 रुपये कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा प्रावधान किसी विधेयक में है तो वो धन विधेयक ही कहलाएगा, ठीक है ना। यदि कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है, ऐसा कोई प्रावधान किसी विधेयक में, तो वो धन विधेयक कहलाएगा। टैक्स से संबंधित जो भी बात है आती है वो धन विधेयक में आती है। फिर देखो अगला क्या है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्ययभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, ठीक है। आगे बात है, भारत सरकार के जितने भी कर्ज हैं, ठीक है ना, भारत सरकार से संबंधित जो कर्ज हैं, जिसमें भारत सरकार क्या हो रही है? कर्ज ले रही है, समझ रहे आप बात को। तो वो सब चीज़ों का जिक्र जिस विधेयक में है उसको धन विधेयक बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ते आना, टैक्स की बात जिस विधेयक में होती है उसको धन विधेयक बोलते हैं। भारत सरकार के धन उधार लेने से संबंधित कोई भी प्रावधान जिस विधेयक में होता है उसको धन विधेयक बोलते हैं। फिर देखो अगला प्रावधान, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। ऐसी किसी भी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालना भी क्या है? धन विधेयक है। समझ रहे आप बात को? मतलब कि संचित निधि में कोई व्यय को भारित करना, ठीक है ना। जैसे मान लो सीएम है, सीएम की तनख्वाह है, उसको संचित निधि में डालना है या संचित निधि में कोई प्रकार का परिवर्तन करना है, ऐसे प्रावधान जिस विधेयक में उसको धन विधेयक बोला जाता है, ठीक है। या फिर देखो, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, मतलब जो भारत की संचित निधि जो है, 2 प्रकार की निधियाँ होती हैं, एक होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। संचित निधि आर्टिकल 266 में है और आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में है। वो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा कि संचित निधि और आकस्मिक निधि होती क्या है, वो भी आगे आपको पढ़ाऊँगा। अभी हम देख रहे हैं केवल ये चीज़, हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि किसी विधेयक को धन विधेयक बोला जाता है क्यों, मतलब उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं कि उसको धन विधेयक बोला जाता है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो हमने ऊपर देखा कि जब किसी विधेयक में टैक्स से संबंधित कोई बात हो रही होती है, ठीक है ना, या तो टैक्स, समझ रहे आप, टैक्स को लगाया जाए,
मतलब किसी टैक्स को क्या हो, लगाया जाए, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर जो पुराने टैक्सेस हैं उसमें कोई बढ़ोतरी की जाए, या फिर उसमें कोई कमी की जाए, ठीक है ना, तो वो धन विधेयक बनाएगा। समझ आप बात को। भारत सरकार के जो उधार हैं, जितने भी उधार हैं, उधार से संबंधित कोई बात हो रही तो वो धन विधेयक बुलाएगा, उसको धन विधेयक बुलाएगा। या भारत सरकार की जो दो प्रकार की निधियाँ होती है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, ठीक है ना, उनसे कोई भी धन निकाला जा रहा है या उनमें कोई भी धन जमा किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको धन विधेयक बोलते हैं। अगली शर्त जो है वो है कि भारत की संचित निधि में से धन का यदि विनियोग किया जाता है, मतलब धन निकाला जाता है भारत की संचित निधि में, जिस भी विधेयक में ऐसा प्रावधान होता है कि उसमें भारत की संचित निधि से धन निकालना है, तो भी उसको बोलते हैं धन विधेयक। ठीक है, फिर देखो अगला, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, धन विधेयक बनाया जाता है। किसी विधेयक में यदि ऐसे प्रावधान है जिसमें किसी व्यय को, मतलब किसी भी जो आपका खर्चा है भारत सरकार का, उसको संचित निधि पर भारित कर दें, वो यदि ऐसे प्रावधान उस विधेयक में है तो उसको धन विधेयक बोला जाता है। ठीक है, फिर देखो आगे और कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए। तो देखो, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा के मद से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा या उपखंड का से उपखंड चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित कोई विषय। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी सीधे सीधे तौर पे कि संचित निधि में कोई भी परिवर्तन करना, ठीक है ना, कोई भी उसमें क्या कहते हैं, कोई भी राशि उससे निकालना या फिर उसमें किसी व्यय को भारित करना, वो सब धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे जो लिखा है वो ये लिखा है कि धन विधेयक कब नहीं माना जाता कि वो धन विधेयक है। मतलब ऐसे कौन से प्रावधान हैं कि यदि वो किसी विधेयक में है तो उसको धन विधेयक नहीं बोला जाएगा। तो देखो, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अर्थदंडों के अधिरोपण अथवा लाइसेंस के लिए या की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का उपबंध करता है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण उत्साधन परिहार परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। ठीक है ना, अब मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूँ कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक कब नहीं मानाएगा। ठीक है ना, कोई विधेयक धन विधेयक कब नहीं मानाएगा, यदि उसमें किसी जुर्माने की बात हो रही, ठीक है, उसमें कोई जुर्माना लगाया जा रहा है, ठीक है ना, जैसे जुर्माना होता है कि आपको, आप निकले बाहर, ठीक है ना, या आप रात में घूम रहे हो तो आप पे 100 रुपये लग जाएगा जुर्माना। तो इस प्रकार के यदि जुर्माना लगाने की कोई बात है किसी विधेयक में तो उसको धन विधेयक नहीं बोला था। दूसरा, लाइसेंस, ठीक है ना, लाइसेंस होते हैं ना जो लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जैसे कोयले के लाइसेंस होते हैं, कोयला खदानों के लाइसेंस होते हैं, गन का लाइसेंस होता है, यदि उनसे संबंधित प्रावधान किसी विधेयक में तो उसको धन विधेयक नहीं बुलाता। पहला हो गया जुर्माना, यदि किसी विधेयक में जुर्माने से संबंधित प्रावधान है तो उसको धन विधेयक नहीं बुलाता। किसी विधेयक में लाइसेंस से संबंधित प्रावधान है तो उसको धन विधेयक नहीं बुलाता। अगला है किसी स्थानीय निकाय द्वारा यदि कोई कर का आरोपण किया जा रहा है। स्थानीय निकाय मतलब क्या होता है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत वगैरह, ठीक है ना। नगर पालिका जो होती है, जैसे नगर पालिका क्षेत्र में जो ठेले वाले होते हैं ना, जो चाट का ठेला लगाते हैं, आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, उनसे क्या होता है, कर वसूलती है। एक 10 रुपये 20 रुपये की उनसे टिकट, 10 रुपये 20 रुपये की उनकी पर्ची कटती है रोज़ की, और रोज़ का उनसे कर लिया जाता है, ठीक है ना, केवल ठेला लगाने का रोड पर। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि को इस प्रकार की किसी कर की बात की गई है किसी विधेयक में तो वो धन विधेयक नहीं मानेगा। आगे वैसे में तो धन विधेयक कब होता है, धन विधेयक कब होता है ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जब उसमें टैक्स की बात हो, ठीक है ना, भारत की संचित निधि से कोई व्यय निकालने की बात हो तो उसको धन विधेयक बुलाएगा, या फिर भारत सरकार की किसी कर्ज की बात हो उसमें तो उसको बुलाएगा धन विधेयक। ठीक है ना, धन विधेयक का सीधा सा मतलब समझो कि धन लाना, जिसमें जिस विधेयक में भी धन लाने की बात हो रही हो कि कर्ज से आ रहा है या टैक्स लगाने से आ रहा है, समझ आप बात को, तो वो धन विधेयक हो गया, सीधा सीधा मोटे तौर पे समझें हम। और धन विधेयक कोई विधेयक कब नहीं माना जाता, जब उसमें किसी जुर्माने की बात की गई हो, ठीक है ना, या फिर उसमें लाइसेंस से संबंधित कोई प्रावधान किया हो, या फिर कोई स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया कर की बात उसमें हो तो उसको धन विधेयक नहीं माना जाता। ठीक है, फिर देखो धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब जो प्रक्रिया जो दी हुई है वो आर्टिकल 109 में दी हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि दो आर्टिकल है धन विधेयक से संबंधित, एक आर्टिकल है 1110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। एक आर्टिकल है 109, इसमें धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। तो उन्हीं प्रावधानों को हमें पढ़ना है या धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया क्या है, तो देखो उसी को हमें देखना है। ठीक है, तो देखो धन विधेयक को, ठीक है ना,
पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक की प्रक्रिया से अलग होती है, ठीक है ना। साधारण विधेयक जब हमने पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि साधारण विधेयक जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे आप उसको लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस करो, चाहे आप उसको राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस करो। फिर मैंने आपको बताया था कि साधारण विधेयक में 3 प्रकार के वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। फिर जब एक सदन से पास हो जाता है दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में भी उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसके बाद में उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है साधारण विधेयक के संबंध में, ठीक है। तो साधारण विधेयक के संबंध में जो होता है वो दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा उनके पास समान अधिकार है। अब हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में क्या होता है। तो देखो, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक की प्रक्रिया से अलग है। धन विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब उन प्रावधानों को हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आ रही है उसमें। फिर देखो, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता, इससे केवल लोकसभा में पेश किया था, ठीक है। पहली शर्त, यहीं से क्वेश्चन बनना चालू होते, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि धन विधेयक को कौन से सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक को हमेशा याद रखना लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, समझ रहे। मतलब धन विधेयक जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो लोकसभा में, सबसे पहली शर्त तो क्या है धन विधेयक से संबंधित, कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है सबसे पहले, ठीक है ना। राज्यसभा में इसको ला ही नहीं सकते आप, राज्यसभा में इसको शुरुआत में इसको धन विधेयक को आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको केवल लोकसभा में ही सबसे पहले उसको लाना पड़ता है। सबसे पहले वह लोकसभा में आएगा, ठीक है। उसके बाद जब धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, मतलब कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है धन विधेयक के ऊपर। फिर देखो आगे, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विधेयक को राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र भी संलग्न होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। समझ रहे आप बात को। मतलब सबसे पहले यदि धन विधेयक लाना है तो वो लोकसभा में ही आएगा, सबसे पहले लोकसभा से पारित होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, ठीक है ना। और उस पर क्या होगा, नोट होगा किसका, लोकसभा अध्यक्ष का, कि वो धन विधेयक है, ठीक है। अगला फैक्ट ये है आपके लिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है, तो इसका निश्चय करता है लोकसभा अध्यक्ष हमेशा, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के अधिकार अत्यंत सीमित हैं, ठीक है ना। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा के क्या है, धन विधेयक के संबंध में अधिकार जो है वो अत्यंत सीमित है। धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती राज्यसभा, इसके संबंध में सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती, ठीक है ना। जो धन विधेयक जो सबसे पहले लाया जाएगा लोकसभा में, लोकसभा से भेजा गया राज्यसभा में, राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, वो केवल सिफारिश दे सकती है। फिर देखो आगे, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या अपने मूल रूप में लोकसभा को लौटाना होता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के पास कितने दिन होते हैं धन विधेयक के संबंध में, राज्यसभा को धन विधेयक जब राज्यसभा को मिला है तो उसके 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित अपने मूल रूप में लोकसभा को लौटाना होता है। मतलब वो उस धन विधेयक में किसी भी प्रकार की चेंज नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, वो केवल सिफारिश कर सकती है लोकसभा को, और वो भी 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर जो लोकसभा ने धन विधेयक भेजा है राज्यसभा को वापस लौटाना पड़ता है। आगे से फिर देखो आगे, अतः जहाँ सभी विधेयक राज्यसभा में विचार विमर्श और पारित करने के लिए भेजे जाते हैं, वहीं धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है, ठीक है ना। तो मतलब जो और विधेयक होते हैं जैसे संविधान संशोधन विधेयक हो गया, या साधारण विधेयक हो गया, या वित्त विधेयक होता है, उसमें क्या होता है, बाकायदा विचार विमर्श होता है राज्यसभा में, राज्यसभा से बाकायदा पारित होते हैं वो, और राज्यसभा उसको अस्वीकृत कर सकती है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। धन विधेयक यदि राज्यसभा में पहुंचा है तो वो उसको केवल सिफारिश देने की बात है उसमें, कि आप केवल उस पर सिफारिश दे सकते हो, वो भी 14 दिन के अंदर आपको भेजना है सिफारिश देकर, ठीक है। फिर देखो आगे, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ठीक है। अब धन विधेयक 14 दिन के अंदर भेज दिया राज्यसभा ने सिफारिश करके, अब लोकसभा चाहे वो सिफारिश मान ले या फिर ना माने, ठीक है ना। सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का धन विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना।
जो सिफारिश राज्यसभा ने की है उसको चाहे सरकार चाहे या लोकसभा चाहे तो स्वीकार कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, धन विधेयक पर। इन दशाओं में विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया था। तो समझ रहे ना बात आप, राज्यसभा ने सिफारिश करके भेज दिया धन विधेयक को लोकसभा के पास में, और लोकसभा ने उस सिफारिश को माना भी नहीं, फिर भी वह पारित मान लिया जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे, यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है तो भी इस अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अतः राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोकने की शक्ति होती है, ठीक है ना। धन विधेयक जब पहुंचा राज्यसभा के पास में तो राज्यसभा के पास केवल 14 दिन है। 14 दिन में चाहे तो वह सिफारिश कर सकते हैं और भेज सकते हैं लोकसभा को। यदि उन्होंने 14 दिन लगा दिए और लोकसभा में नहीं भेजा उन्होंने विधेयक को, तो फिर वो विधेयक पारित मान लिया जाता है। समझ रहे, मतलब राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित है, समझ रहे आप, धन विधेयक के संबंध में। वो उसको रोक नहीं सकते 14 दिन से ज़्यादा उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। फिर देखो आगे, दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के पास क्या होता है, फिर उसको सहमति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही वो रखा जाता है। और कहाँ रखा जाता है, केवल लोकसभा में रखा जाता है सबसे पहले उसको, ठीक है ना। केवल लोकसभा में ही सबसे पहले धन विधेयक लाया जा सकता है, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाते हैं। और जब वह पारित हो जाता है दोनों सदनों में, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है, वो राष्ट्रपति के पास फिर से उसको भेजते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पास उसको क्या होते हैं, फिर से भेज देते हैं, ठीक है, सहमति के लिए। फिर देखो, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रपति के पास जब धन विधेयक को भेज दिया पारित होने के बाद सहमति के लिए, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते वापस। क्यों नहीं भेज सकते, वो इसलिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनकी पूर्व सहमति से ही वो पेश हुआ था, मतलब उन्होंने पहले ही से ही सहमति दे दी थी। तो उनकी पूर्व सहमति के बाद में यदि उनके पास वापस वो आता है तो उसको पुनर्विचार के लिए वो वापस नहीं भेज सकते। आ रही बात में। तो ये प्रक्रिया थी धन विधेयक के संबंध में, ठीक है ना। तो फिर से देख लो एक बार धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, फिर से मैं बता देता हूँ सब कुछ। तो धन विधेयक से संबंधित क्या है, आर्टिकल 110 है और एक है आर्टिकल 109। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है, आर्टिकल 109 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना। जिस किसी भी विधेयक में टैक्स लगाया गया है या भारत सरकार किसी कर्ज की बात की गई है या संचित निधि से कोई व्यय निकालने की बात की गई है या संचित निधि पर कोई व्यय भारत करने की बात की गई है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं धन विधेयक, ठीक है ना। धन विधेयक में क्या शामिल नहीं होता, धन विधेयक में कोई भी जुर्माना शामिल नहीं होता, किसी लाइसेंस से संबंधित बात शामिल नहीं होती धन विधेयक में। साथ ही साथ कोई स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए कर की बात भी किसी धन विधेयक में नहीं होती है, ठीक है। अब धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया क्या है, धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 109 में दी हुई है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी इसकी क्या कहते हैं, घोषणा कौन करता है या फिर इसका निर्णय कौन करता है, वो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, तो फिर उसके बाद में वो उसको राज्यसभा में भेजते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में पारित करने के बाद जब राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास केवल 14 दिन होते हैं। 14 दिन के अंदर राज्यसभा केवल उसमें सिफारिश कर सकती है, उस सिफारिश सहित लोकसभा में भेज सकती है। अब लोकसभा के पास जब वापस भेज दिया राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर, ठीक है ना, तो लोकसभा चाहे तो उस सिफारिश को मान ले या फिर ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, और वो फिर पारित मान लिया था, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है धन विधेयक पर, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वह लोकसभा में पेश किया जाता है। आ रही बात, इतनी सब बातें समझ में आ गई ना, ठीक है। और कभी क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक के रख सकती है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो केवल 14 दिन तक रोक सकती है। और 14 दिन तक यदि राज्यसभा ने रोका उसको, और 14 दिन के बाद 15 दिन हो गए और राज्यसभा ने वापस नहीं भेजा लोकसभा को, तो फिर वो पारित मान लिया जाएगा। समझ आप बात को। तो ये होता है धन विधेयक, ठीक है। अब हम अगला विधेयक देखते हैं, वित्त विधेयक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वित्त विधेयक को। तो देखो वित्त विधेयक क्या होता है। तो ऐसा विधेयक जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व, आय या व्यय से संबंधित होता है उसे वित्त विधेयक बोलते हैं, ठीक है ना। वित्त विधेयक और धन विधेयक में केवल इतना ही अंतर है, मोटे तौर पर यदि हम देखें तो वित्त विधेयक जो होता है उसमें जितने भी व्यय होते हैं उनकी बात भी की गई होती है। धन विधेयक को जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो धन विधेयक में मैंने आपको बताया था कि हमेशा धन विधेयक में धन लाने की बात होती है, ठीक है ना। अब जो धन लाए हो आप धन विधेयक के थ्रू, ठीक है ना, मतलब समझ रहा, मोटे तौर पर बता रहा हूँ, ऐसी कोई परिभाषा नहीं होती, ठीक है।
जो आप भी धन लाए हो धन विधेयक के साथ में, ठीक है ना, धन विधेयक के द्वारा, उसको अब कहाँ कहाँ आपको व्यय करना है, वो सारे प्रावधान होते हैं एक वित्त विधेयक में। आ रही है ऐसे में? तो वही चीज़ लिखी हुई है कि ऐसा विधेयक जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व आय या व्यय से संबंधित होता है, वित्त विधेयक कहलाता है, ठीक है ना। इसको फाइनेंशियल बिल इंग्लिश में बोलते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहा जाता है जिसमें धन विधेयक से संबंधित विषय से के साथ साथ कुछ अन्य विषय से संबंधित उपबंध भी होते हैं, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक के प्रावधान तो होते हैं, साथ साथ क्या होता है, कुछ विशेष उपबंध भी होते हैं, अलग उपबंध भी होते हैं, ठीक है ना। तो उसको वित्त विधेयक बोले जाते हैं। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ठीक है ना। तो जो प्रत्येक धन विधेयक होता है उसको वित्त विधेयक आप बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो प्रत्येक वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जैसे समझने की कोशिश करो, जैसे धन विधेयक है, ठीक है ना, धन विधेयक मान लो है, तो धन विधेयक में क्या है, धन लाने की बात हो रही, ठीक है ना। और वित्त विधेयक जो है, ठीक है ना, जैसे मान लो वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक में क्या है कि धन प्लस कुछ अन्य प्रावधान भी है। तो वित्त विधेयक क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। हमारी बात समझ में आ रही ना आपको? तो वही चीज़ लिखी हुई है कि सारे धन विधेयक क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो सारे धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इस वेन डायग्राम के तहत आप समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक वेन डायग्राम जो मैंने आपको वेन डायग्राम आपको बनाता हूँ, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। ये अंदर एक गोला है, यहाँ पर लिखा है धन विधेयक, ठीक है ना, ये है धन विधेयक, और ये लिखा है वित्त विधेयक, ठीक है ना। सॉरी, देखो फिर से बना देता हूँ। ये अंदर लिखा है धन विधेयक, ठीक है ना, ये है धन, ये धन विधेयक है, और ये लिखा है वित्त विधेयक, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक में धन विधेयक के प्रावधान तो होते हैं, साथ साथ कुछ अन्य प्रावधान भी होते हैं। तो इसीलिए बोला है कि सारे धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है। लेकिन वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो, क्या सारे वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, क्योंकि वित्त विधेयक में धन विधेयक प्लस कुछ अन्य प्रावधान होते हैं। आइए ऐसे में फिर देखो आगे। वार्षिक वित्त विधेयक में बहुत से अन्य उपबंध होते हैं, किंतु उसे धन विधेयक माना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष द्वारा उसे धन विधेयक के रूप में प्रष्ठांकित किया जाता है, जो अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय प्रस्ताव होता है, ठीक है ना। वार्षिक वित्त विधेयक जो होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसको बोलते हैं बजट। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसमें धन विधेयक के प्रावधान के साथ साथ कुछ अन्य प्रावधान भी होते हैं, फिर भी वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसको धन विधेयक बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है उसने उसको प्रष्ठांकित कर दिया धन विधेयक के रूप में। मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निश्चय है वो कौन कर सकता है, अंतिम रूप से वो कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने किसी विधेयक को प्रष्ठांकित कर दिया कि वह धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक माना जाएगा, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वही ये चीज लाइन लिखी है, मतलब ये विरोधाभास है अपने आप में। तो देखो वार्षिक वित्त विधेयक में बहुत से अन्य उपबंध भी होते हैं, किंतु उसे धन विधेयक माना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष द्वारा उसे धन विधेयक के रूप में क्या होता है, प्रष्ठांकित किया जाता है, जो अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को के वित्तीय प्रस्ताव होते हैं। समझ रहे बात आपको? फिर देखो वित्त विधेयक जो होता है वो इसे बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद सदन में रखा जाता है, इसे लाने का विरोध नहीं किया था, ठीक है ना। वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक को जब बजट पेश हो जाता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, सदन में रखा जाता है, और इसे लाने का क्या होता है, कोई भी विरोध नहीं होता, ठीक है ना, किसको, वित्त विधेयक को लाने का, ठीक है। फिर देखो आगे, धन विधेयक के समान ही वित्त विधेयक को भी सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है ना। जो धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक के समान ही वित्त विधेयक जो होता है वो सर्वप्रथम क्या होता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तथा उसे पेश करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, जैसे धन विधेयक में लेनी पड़ती थी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पेश करने से पहले, इसी प्रकार से वित्त विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ती है पेश करने से पहले, ठीक है। उसके बाद में वित्त विधेयक को क्या होता है, पेश किया जाता है। फिर देखो आगे, वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए, राज्यसभा उसे संशोधित या नामंजूर कर सकती है, तथा गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तथा राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है ना। तो धन विधेयक से क्या है, बिल्कुल अलग प्रावधान है।
धन विधेयक में क्या था कि धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वो पहुंचाना है, लोकसभा को वापस भेजना है, ठीक है, नहीं तो वो पारित मान लिया। लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। धन विधेयक में क्या है था, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता था, संयुक्त अधिवेशन की वहाँ जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 14 दिन के अंदर अंदर उसको भेजना था राज्यसभा को वापस, ठीक है। तो राज्यसभा के पास कोई वही नहीं है, अधिकारी नहीं है धन विधेयक के समय, उसको केवल सिफारिश कर सकती है। तो जब वो केवल सिफारिश कर सकती है तो दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। धन विधेयक के संबंध में कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वित्त विधेयक जब लाया जाता है, ठीक है ना, लोकसभा में लाए पहले, सबसे पहले वित्त विधेयक को, ठीक है। तो वित्त विधेयक के संबंध में क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। साथ ही साथ वित्त विधेयक जो होता है वो लोकसभा में भी पास कराना पड़ता है, राज्यसभा में भी अलग पास कराना पड़ता है, और राज्यसभा जो होती है उसको अस्वीकृत कर सकती है या फिर राज्यसभा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। आगे बात समझ में। फिर देखो आगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्न 2 वित्त विधेयकों को धन विधेयक का प्रमाण पत्र नहीं दिया था, ठीक है ना। अब वित्त विधेयक में भी कैटेगरी है, ठीक है ना, 2 प्रकार की कैटेगरी है। एक कैटेगरी है अनुच्छेद 117(1) के तहत, एक कैटेगरी है अनुच्छेद 117 के 3, ठीक है ना। तो ये इनमें दोनों में बताया गया है कि निम्न 2 कैटेगरी के विधेयक जो हैं इनको कभी भी धन विधेयक नहीं बोला जा सकता। तो धन विधेयक जो वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया आर्टिकल 117 में। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया तो आप यहाँ पे लिख लेना, जो आर्टिकल 117 जो है उसमें वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 117 के तहत 2 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। आर्टिकल 117 एक में जिसका विवरण है, एक का विवरण आर्टिकल 117(3) में, ठीक है। आगे बात में वित्त विधेयक भी मैंने बता दिया कि व्यय से संबंधित प्रावधान जो होते हैं उसको वित्त विधेयक बोलते हैं, या फिर ऐसा विधेयक जिसमें धन विधेयक के साथ साथ कुछ अन्य प्रावधान भी होते हैं उसको वित्त विधेयक बोलते हैं। अब हम पढ़ क्या रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्न 2 वित्त विधेयकों को धन विधेयक का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो निम्न 2 वित्त विधेयक हैं, ठीक है ना, उनकी कैटेगरी दी हुई है। एक आर्टिकल 117(1) के तहत वित्त विधेयक, एक आर्टिकल 117(3) के तहत वित्त विधेयक। इन दोनों को कभी भी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक घोषित नहीं कर सकता, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है इसमें 117(1) में, ऐसा वित्त विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में उपबंध के साथ साथ कुछ अन्य विषयों के बारे में भी उपबंध होते हैं, वो आर्टिकल 117(1) के तहत आता है, ठीक है ना। ऐसा वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक के साथ साथ कुछ अन्य उपबंध भी होते हैं, वो वित्त विधेयक आर्टिकल 117(1) के तहत आता है, और इसको कभी भी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो धन विधेयक के रूप में डिनोट नहीं कर सकते। फिर देखो आगे अगला, ऐसा वित्त विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय का उपबंध करता है, ठीक है ना। ऐसा वित्त विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय का उपबंध हो, वो आर्टिकल 117(3) के तहत आता है, और इस वित्त विधेयक को भी लोकसभा अध्यक्ष जो है, ठीक है ना, वो धन विधेयक का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। आ रही बात में। फिर देखो आगे, भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान करने वाले वित्त विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 117(3) के तहत जो वित्त विधेयक है उसके लिए विशेष प्रक्रिया क्या है, प्रावधान है, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, ठीक है ना, वित्त विधेयक के संबंध में देखो एक और कंडीशन, 2 मैंने आपको बता दिए वित्त विधेयक के प्रकार बता दिए। सबसे पहले वित्त विधेयक किस आर्टिकल में, आर्टिकल 117 में, ठीक है ना। फिर 2 प्रकार की कैटेगरी मैंने वित्त विधेयक की बता दी जिनको कभी भी धन विधेयक घोषित नहीं कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। एक कैटेगरी है आर्टिकल 117(1), ठीक है ना, एक कैटेगरी है आर्टिकल 117(3). अब इन दोनों में भी छोटा सा अंतर है, तो देखो वो आर्टिकल 117(1) वाला जो वित्त विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, ठीक है ना। जब इसको पेश किया जाएगा तो सबसे पहले धन विधेयक के समान ही यह लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी जो प्रावधान है वो धन विधेयक से अलग है, ठीक है ना। जो आर्टिकल 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है। जो आर्टिकल 117(3) के तहत जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक है ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। बाकी दोनों के प्रावधान समान है, धन विधेयक से अलग हैं। जो इन दोनों के लिए संयुक्त अधिवेशन हो सकता है आर्टिकल 108 के तहत, समझ रहे बात को। इन दोनों को अस्वीकृत कर सकती है राज्यसभा, ठीक है ना, इन दोनों को राज्यसभा से स्वीकृत कराना आवश्यक है। आर्टिकल 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक है उसमें केवल इतना सा अंतर है कि उसको जब भी लाएंगे तो उसको लोकसभा में ही लाएंगे सबसे पहले, और जो आर्टिकल 117(3) के तहत जो वित्त विधेयक है उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक है ना। और इसमें आर्टिकल 117(1) वाले वित्त विधेयक में क्या है, उसमें ये है कि जिसमें
ऐसा वित्त विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में निर्धारित विषयों के बारे में उपबंध के साथ साथ कुछ अन्य विषय भी शामिल हो। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक है, ठीक है ना। तो ऐसा विधेयक जिसमें धन विधेयक के साथ साथ कुछ अन्य उपबंध भी शामिल हो उसको बोलते हैं अनुच्छेद 117(1) के तहत होने वाला वित्त विधेयक। और ऐसा वित्त विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय का उपबंध हो वह वित्त विधेयक आता है आर्टिकल 117(3) के तहत। आर्टिकल 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक है उसको सबसे पहले लोकसभा में ही ला सकते हैं। आर्टिकल 117(3) के तहत जो वित्त विधेयक है उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, ठीक है। आइए समय में तो ये हो गया वित्त विधेयक खत्म। अगले लेक्चर में हम संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक को फिर से सुन लो मेरे मुंह से एक बार, अच्छे से फिर से बता देता हूँ कि वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक में व्यय संबंधी प्रावधान होते हैं। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। वित्त विधेयक में धन विधेयक के साथ साथ कुछ अन्य प्रावधान भी होते हैं, इसलिए उसको वित्त विधेयक बोलते हैं। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, 117(1), 117(3). वित्त विधेयक धन विधेयक से इस प्रकार से अलग है कि धन विधेयक में वित्त विधेयक इस प्रकार से अलग हैं कि वित्त विधेयक जो होते हैं वो दोनों सदनों से पारित कराने पड़ते हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। राज्यसभा इसको अस्वीकृत कर सकती है, ठीक ना। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। साथ ही साथ धन विधेयक के संबंध में केवल राज्यसभा को 14 दिन की उसको समय दिया गया है। 14 दिन के अंदर अंदर केवल वह सिफारिश कर सकती है, जबकि वित्त विधेयक में राज्यसभा क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार से वित्त विधेयक धन विधेयक से अलग है, ठीक है ना। आगे समय तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।